नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस में। आज हम पेश हुए हैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के, जिसमें रीट 2017 के प्रश्न पत्र को हल किया है और उसके हिंदी व्याकरण के सभी 15 प्रश्न आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में आएंगे। साथ ही उन्हें हल भी करेंगे हम आपके साथ ही, जिससे आपका ये ज्ञान स्थायी हो जाएगा। और हिंदी के ज्ञान को पूरी तरह स्थायी करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। चैनल के द्वारा अपलोड की गई वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे सभी का फ़ायदा हो सके। चलिए बढ़ते हैं हम। जैसा कि मैंने बताया कि रीट 2017 के प्रश्न पत्र के अंदर भाषा 1 में जो हिंदी के प्रश्न आए थे हिंदी व्याकरण से, उन 15 प्रश्नों को हमने इसमें समाहित किया है। उसके बाद हम 15 प्रश्न भाग 2 में जिन्होंने लेवल 2 में जो भाषा 2 के रूप में जिन्होंने हिंदी ली थी, उन्हें भी हल करने का प्रयास करेंगे अगली वीडियो में। अभी लेवल 2 में जिन्होंने भाषा 1 के रूप में हिंदी का चयन किया था, वो प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हैं आप लोगों के समक्ष। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आया था रीट 2017 में, मैं केवल इसलिए यहाँ आया था। ये एक वाक्य दिया गया और कि वाक्य में अशुद्धि कौन सी है, यानी ये वाक्य अशुद्ध है और इसमें अशुद्धि कौन सी है ये इसमें पूछा गया था। तो अव्यय से संबंधित अशुद्धि है, क्रिया से संबंधी है, या लिंग प्रयोग से संबंधी है, या फिर वचन से संबंधी अशुद्धि है। आप इस वाक्य को पढ़िए, आपको पता लगेगा कौन सी अशुद्धि है इसमें। यहाँ पर अव्यय संबंधी अशुद्धि है। जब हम अव्यय पढ़ेंगे तो इसे बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, इस उदाहरण को भी पढ़ेंगे, इससे संबंधित दूसरे उदाहरण भी करेंगे। बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। इस वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? अभी ये वाक्य गलत लिखा हुआ है, आपको इसका शुद्ध रूप यहाँ पर से ढूंढना है। पहला इसने पूछा है जीवन और साहित्य में निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का निकट का संबंध है, जीवन और साहित्य में परस्पर संबंध है। अब आप इन चारों को देखेंगे तो अ और स, ये दोनों एक जैसे हैं और दोनों ही गलत हैं। जीवन और साहित्य में निकट संबंध, यहाँ पर अव्यय संबंधी अशुद्धि है, तो ये दोनों ही गलत हैं। अब बचा हमारा ब और द, यानी बी और डी। तो जीवन और साहित्य का क्या है? घनिष्ठ संबंध। ये यहाँ पर इसका सही होगा। बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। वस्तु की तुलना में मांग अधिक, आशय की लोकोक्ति कौन सी है? यानी लोकोक्ति का अर्थ इसने दिया है और आपसे लोकोक्ति पूछी है। कभी भी उल्टा करके भी पूछ सकता है, लोकोक्ति देकर के अर्थ पूछ सकता है, अर्थ देकर के लोकोक्ति को पूछा जा सकता है। तो वस्तु की तुलना में मांग अधिक, यानी वस्तु तो कम है लेकिन उसकी मांग अधिक हो रही है। तो इसके लिए उत्तर कौन सा सही होगा? चारों इसने जो दिए हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरे का अर्थ होता है किसी को अधिक चीज़ की आवश्यकता है लेकिन उसे आप खिला कम रहे हैं। ऊंची दुकान, फीके पकवान, यानी व्यर्थ का दिखावा। एक अनार 100 बीमार, यानी देने के लिए चीज़ कम है लेकिन लेने वाले बहुत ही अधिक हैं। तो हमारा मिल चुका है अर्थ यहाँ पर। वस्तु की तुलना में मांग अधिक, यानी वस्तु कम है लेकिन मांग अधिक है, यानी अनार तो एक है लेकिन लेने वाले कितने हैं? 100। तो हमारा उत्तर यहाँ पर है एक अनार 100 बीमार। अगला है हमारा घास काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घास काटना, 4 आपको दिए गए हैं ABCD ऑप्शंस। कुछ भी असर न होना, ये नहीं है इसमें। कठिनतापूर्वक कार्य करना, ये भी नहीं है। गैर जिम्मेदार होना, ये भी नहीं है। गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना कार्य को जैसे तैसे निपटाना, यानी घास काटना, बस कार्य को पूरा करना है, उसमें चाहे गुणवत्ता हो या ना हो। तो सही अर्थ कौन सा है? गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना कार्य को जैसे तैसे निपटाना। अगला 5वां प्रश्न है जो ग्रामर से पूछा गया था कि विद्वान सब जगह पूजा जाता है, वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। अब इस वाक्य में क्या है? सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, संज्ञा प्रयुक्त हुई है, विशेषण प्रयुक्त हुआ है, या क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है?
तो दोस्तों हमारा जो विशेषण का वीडियो हमने जो डाला है, उस विशेषण के वीडियो में एक जगह हमने एक पॉइंट लिखा है संज्ञा विशेषण। संज्ञा विशेषण यानी संज्ञा विशेषण कौन सा होता है? जब विशेषण को ही संज्ञा के रूप में प्रयुक्त कर लिया जाए। विद्वान क्या है? विशेषण है, यानी विद्वान व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है या सब जगह पूजा जाता है। तो उस व्यक्ति की विशेषता थी विद्वान होना। अब यहाँ पर विद्वान को ही संज्ञा मान लिया गया है, तो अगर सही उत्तर तो होता है इसका संज्ञा विशेषण। किंतु यहाँ पर संज्ञा विशेषण नाम से कोई भी ऑप्शन नहीं है। संज्ञा है और विशेषण दोनों अलग अलग है, इसलिए 2017 में इस प्रश्न को बोनस अंक प्रदान किया गया। सही उत्तर था इसका संज्ञा विशेषण। और ये बात हम हमारे विशेषण के टॉपिक्स में अगर आपने देखा होगा तो हम उसमें बता चुके हैं। अगर नहीं देखा तो आप देखने का प्रयास कीजिए, आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि 2 पैराग्राफ्स दिए जाते हैं अनसीन, उन्हें पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जिसमें शब्द ज्ञान, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन्हीं से संबंधित प्रश्न आते हैं। देशी शब्द, विदेशी शब्द, विलोम शब्द। तो आप पूरा पैराग्राफ पढ़िए। स्वावलंबन सफलता की कुंजी है। स्वावलंबी व्यक्ति जीवन में यश और धन दोनों अर्जित करता है। दूसरे के सहारे जीने वाला व्यक्ति तिरस्कार का पात्र बनता है। निरंतर निरादर और तिरस्कार पाता हुआ वह अपने आप में हीन भावना से ग्रस्त होने लगता है। जीवन का यह तथ्य व्यक्ति के जीवन पर ही नहीं वरन जातीय व राष्ट्र पर भी लागू होता है। यही कारण है कि स्वाधीनता संघर्ष के दौरान गांधी जी ने देशवासियों में जातीय गौरव, ये बैप्रिंट हो गए, गौरव का भाव जगाने हेतु स्वावलंबन का संदेश दिया था। चरखा आंदोलन और डांडी कूच इस दिशा में गांधी जी के बड़े प्रभावी कदम सिद्ध हुए। स्वावलंबन के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति जाति, समाज और राष्ट्र उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। यह पूरा का पूरा पैराग्राफ किस पर निर्भर है? स्वावलंबन के ऊपर। इसी में से कुछ शब्दों को लेकर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न इसने पूछा, तिरस्कार शब्द में संधि कौन सी है? तिरस्कार शब्द में संधि कौन सी है? तो आप देखेंगे इसमें तिरस्कार में कौन सी संधि है। 3 संधि है हमारे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तिरस्कार में है व्यंजन संधि। विसर्ग संधि की पहचान होती है, इसमें विसर्ग हमें दिखाई देता है। जब हम उनको अलग अलग करते हैं तो विसर्ग हमें दिखाई देता है। यण संधि और गुण संधि दोनों के ही रूप इसमें काम नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर है व्यंजन संधि। अगला चलते हैं हम। इसी में से है हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? ये शब्द हीन भावना कहाँ से लिया गया? इसी पैराग्राफ से लिया गया है। निरंतर निरादर तिरस्कार पाता हुआ वह अपने आप में हीन भावना से ग्रस्त होने लगता है। तो हीन भावना कौन सी है? बुरी भावनाएं। तो इसमें समास कौन सा है? इसमें कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है या बहुव्रीहि समास है? तो इसके अंदर समास है कर्मधारय समास, जहाँ पर विशेषण और विशेष्य प्रयोग किए जाते हैं। कर्मधारय समास है। हीन है जिसकी भावना, यानी किसी की भावना के बारे में उसकी विशेषता बताइए, उसकी भावना कैसी है? उसकी भावना हीन है। जहाँ पर विशेषण दिखाई देता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्कर्ष, ये भी यहीं से लिया गया है, अंतिम लाइन से। उत्कर्ष का सही विलोम शब्द क्या है? अपकर्ष है, अपयश है, अपकार है या अवनति है? यश का होता है अपयश, तो गलत। उन्नति का अवनति, तो ये भी नहीं है। अपकार का होता है उपकार, तो ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा? उत्कर्ष अर्थात बढ़ना और अपकर्ष अर्थात कम होना, यानी व्यक्ति का गौरव या सम्मान बढ़ना यानी उसका उत्कर्ष, और कम होना यानी उसका अपकर्ष। तो सही है हमारा उत्तर अपकर्ष। आगे आप इसी पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और हमारी वीडियो को देखिए, सभी इसी से संबंधित है। स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश, यानी वाक्यांश के लिए जो एक शब्द हम सिलेबस में समाहित किया गया है उससे ये प्रश्न लिया गया है, उसे भी हम पढ़ेंगे। उसका वीडियो शीघ्र ही आप लोगों के समक्ष होगा।
स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है। पहला इसने दिया है स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला। स्मरण करने योग्य, तो स्वावलंबी का ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी अर्थात स्वयं का काम स्वयं करने वाला। तो जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर भी वही होता है जो अपने ऊपर निर्भर है। तो इसका सही उत्तर है जो हर प्रकार से अपने ऊपर निर्भर है। अगला प्रश्न है इसमें, इनमें से विदेशी शब्द आपको बताने हैं। विदेशी शब्द का वीडियो हम बना चुके हैं, आप उसे देखिए। आपका प्रश्न ये भी गलत नहीं होगा, आपको पता लग जाएगा कौन सा शब्द इनमें से विदेशी है। राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति, ये कोई भी शब्द विदेशी नहीं है। राष्ट्र तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत का शब्द है। निरंतर हिंदी शब्द है। व्यक्ति ये भी हिंदी का शब्द है। दौरान, दौरान क्या है? विदेशी शब्द है। इसी प्रकार बढ़ते हैं। 2 पैराग्राफ आपसे पूछे जाते हैं अनसीन पैसेज, उन्हीं से 5-5 प्रश्न आते हैं। दूसरा पैराग्राफ है यहाँ पर, आज के विज्ञान युग में प्रदूषण की समस्या एक चुनौती बनकर खड़ी है। तो पहली लाइन से पता लग गया ये किसके ऊपर बना है? प्रदूषण के ऊपर। उद्योगों के विस्तार के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ा है। धरती का वायुमंडल इतना विषैला हो गया है कि किसी भीड़ भरे चौराहे पर सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होती है। प्रकृति में जब तक संतुलन बना हुआ था तब तक जल और वायु दोनों ही शुद्ध थे। उपयोगितावाद के हाथों प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ है। परिणाम स्वरूप वातावरण में निरंतर प्रदूषण बढ़ा है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि ये मैं की जगह न है, न केवल हवा बल्कि जल स्रोत भी प्रदूषित हो गए हैं। इतना ही नहीं, अपितु अब तो ध्वनि प्रदूषण के दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। यदि हम अब भी नहीं संभले तो इसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र ही हमारे सामने आएंगे। इसे बड़े ध्यान से पढ़िए। इसी में से आपको 5 प्रश्न यहाँ पर दिखाई देंगे। पहला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत है? यानी 4 शब्द दिए हैं, 4 में से 3 शब्द पुल्लिंग है, 1 स्त्रीलिंग होगा। हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 ही होते हैं, नपुंसकलिंग सिर्फ संस्कृत में होता है। तो 3 शब्द आपको पुल्लिंग दिखेंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिंग की पहचान कैसे होती है, आप उसे वाक्य के साथ प्रयोग कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। हम बड़े ध्यान से इसे हमारी वीडियो में पढ़ेंगे भी। जैसे विनाश, उसका विनाश हो गया है, गई नहीं हुआ, यानी ये पुल्लिंग है। स्थिति, मेरी स्थिति अच्छी है, तो क्रिया कौन सी हो रही है? अच्छी बन रही है, तो क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग। वातावरण कैसा है? अच्छा है। परिणाम कैसा आया? बेहतर आया। तो हमें पता लग गया कि 3 शब्द क्या है? पुल्लिंग। ये क्या है? स्त्रीलिंग। इसलिए उत्तर क्या बनेगा? ब, स्थिति। अगला प्रश्न है इसी में, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन तथा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। यानी उसका वचन, एक वचन और बहुवचन, लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, कोई भी स्थिति यानी कहीं भी अगर उसे प्रयोग किया जाए तो वो नहीं बदलता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। वचन और लिंग किसी भी स्थिति में नहीं बदलेगा, तो आप आलसी, इसे वचन के अनुसार बदल कर देखिए। लिंग के अनुसार आलस, आलसी बदल रहा है या नहीं बदल रहा है? बदलेगा। लिपि वचन और लिंग के अनुसार बदल सकती है। दीवार, दीवारें वचन हो गया, बहुवचन में बदल गई। लिपि, लिपियाँ बहुवचन में बदल गई। आलसी, ये लिंग इसका बदलता है, आलस, आलसी। और जल, जल एक वचन हो या बहुवचन हो, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, हमेशा इसी रूप में रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा जल। क्वेश्चन नंबर 13, उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ क्या है? वह सिद्धांत जिसमें किसी वस्तु की उपयोगिता बताई जाए। दूसरा ऑप्शन है मौलिक उत्पत्ति का सिद्धांत। तीसरा है अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म। उपयोगिता अर्थात किसी के कोई काम आने वाली चीज़, और इस पर ही जो सिद्धांत बने वही उपयोगितावाद कहलाए। तो वह सिद्धांत जिसमें किसी वस्तु की उपयोगिता बताई जाए, तो उपयोगिता बताने वाला ही सिर्फ उपयोगितावाद नहीं होता, अधूरा है ये। मौलिक उत्पत्ति का सिद्धांत ये भी नहीं है।
उपयोग में लाने का भाव भी नहीं है, तो बचा कौन सा? अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म, यानी बहुत से लोगों का हित साधन करना उपयोगितावाद कहलाता है। अगला प्रश्न है, यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र ही सामने आएंगे। वाक्य को पढ़िए, एक बार नहीं जाता, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, अवश्य उसका उत्तर सही होगा। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? आपको काल का पता लगाना है। वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है। इन काल को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। जब हम काल पढ़ेंगे तो उन्हें डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। आसन्न भूतकाल यानी निकट भविष्य में भूतकाल में कोई घटना घटित हुई हो तो वो होता है आसन्न। अब इसमें भूतकाल का कोई भी कहीं प्रश्न भी नहीं है। संदिग्ध वर्तमान यानी जस्ट होने वाली कोई घटना। आज्ञार्थ वर्तमान इस प्रकार का कुछ नहीं होता। बचा है संभाव्य भविष्य यानी भविष्य में होने वाली किसी घटना की ओर संकेत करना, उसकी संभावना जताना। पढ़िए, यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। यानी आप नहीं संभले तो शीघ्र ही आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, यानी संभावना जताई जा रही है, तो संभाव्य भविष्यकाल। अगला है, सभी चौराहों पर भीड़ रहती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। रेखांकित शब्द है यहाँ पर चौराहों। अर्थ पूछ रहा है, मतलब ये समास दिया है इसने और इस समास का एक अर्थ ही पूछ रहा है सिर्फ। चौराहों क्या होता है? चौराहा अगर शब्द आता है तो 4 राहों का समूह होता है। 4 मंजिलों का भवन, भवन यहाँ पर नहीं हो सकता। राह आ रहा यानी कोई ना कोई रास्ते से संबंधित है। वह स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हों, चारों तरफ देखने वाला, तो रास्ता किसी की ओर नहीं देखता। एकाधिक स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हों। अब थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर सिर्फ चौराहा ही होता तो उत्तर सही होता ब, वह स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हों। लेकिन ये क्या है? बहुवचन, चौराहों यानी एक से अधिक रास्ते हैं, एक से अधिक स्थान है, तो एकाधिक यानी एक से अधिक स्थान जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हों, चौराहों। आप पूरा पढ़ेंगे, जल्दबाजी में विद्यार्थी अक्सर गलत कर देता है। सभी चौराहों पर भीड़ रहती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? एकाधिक स्थान जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हों। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। हमारे देशज, विदेशी और संकर शब्द जो हमने इसमें बताया उन्हीं में से है। संज्ञा शब्द आप इन वीडियोस को देखेंगे, आपके निश्चित रूप से हिंदी व्याकरण के 15 प्रश्न सही होंगे, कहीं भी किसी गलती की संभावना नहीं होगी। इसलिए चैनल के साथ आदि जुड़िए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विलोम शब्द, बहुवचन, इस प्रकार के बहुत से वीडियो हमारे द्वारा पूर्व में अपलोड किए जा चुके हैं और आगे भी हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। और साथ ही जितनी भी आज तक आरटेट 2011, 12, रीट 2015 और 17 4 बार इसका एग्ज़ाम हो चुका है। चारों के प्रश्न आप लोगों के समक्ष रखे जाएंगे, भाषा 1 और 2 दोनों से। तो आपको लगभग प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किस प्रकार से आपकी तैयारी है। आप अपने आप को जांच भी सकते हैं। इसलिए चैनल के साथ आज जुड़ें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।